अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मियां शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई, बेल मिल गई और 14 दिन तक अब नैब उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, यानी कि 17 जून तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको तफ्तीश के लिए 9 जून को दोबारा तलब कर लिया गया है और अब देखते हैं कि अब वो स्काइप पर उनके साथ तफ्तीश में शामिल होंगे या बज़ाते खुद पहुंचेंगे, क्योंकि आज जिस रश में और जितनी तादाद में लोगों के झुरमट में वो अगर लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं तो इसका मतलब है कि वो कोरोना से डरते नहीं हैं और वो बड़े आराम से अब नैब के सामने भी चले जाएंगे। नैब की तफ्तीशी जो टीम है उसके सामने भी चले जाएंगे। वहां तो बेहतर इंतजामात होंगे और वहां पर इतना रश भी नहीं जा सकेगा, तो आप सेफ रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब वो चले जाएंगे, लेकिन स्काइप की ऑप्शन मौजूद है। वो अगर स्काइप पर जाना चाहें तो स्काइप पर जा सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो आज फिर अपोजिशन ने दोबारा जितना उनको मौका मिला उन्होंने फिर वही नैब न्याजी गठजोड़ की बात की और उसके बाद ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब अब कुछ और तो कर नहीं सकते, ना कोरोना को हैंडल कर पा रहे हैं, ना टिड्डी दल को हैंडल कर पा रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही काम है और वो है शरीफ खानदान के पीछे पड़े रहो और उनको एक्सपोज करो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बात कोई उनके लिए नई नहीं है, बहुत पुरानी हो गई। मुशर्रफ ने भी कोशिश कर ली और पहले भी उससे कोशिश होती रही, लेकिन वो उनको क्लीन चिट मिलती रही है। वो सुरखरू होते रहे हैं, बाहर भी जाते रहे हैं और वापस भी आते रहे हैं। और उसका फिर जवाब आज शिबली फराज साहब ने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी यही कहना था कि जनाब किसी भी तरह ये अब उनको सोच लेना चाहिए कि मामला तभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए और जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला ख़त्म हो चुके हुए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और अब जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं चीनी की रिपोर्ट पर, उसमें भी कोई वज़न नहीं है। और जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक कर दी, ये इससे पहले प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है और उन्होंने फिर यकीन दिलाया कि जी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर जो सवालात किए गए कि जी आपकी पार्टी के लोगों को नहीं उठाया गया, तो फिर उन्होंने आज अपनी एग्जाम्पल्स भी दी, अलीम खान की दी, उनके जो अभी मिनिस्टर दोबारा बने हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बाबर अवान साहब की भी दी और फिर दीगर लोगों की भी दी कि भाई उन्होंने तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया था और फिर वहां से क्लीन चिट लेके दोबारा वापस आए हैं तो उनको लगाया गया है। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी इमरान खान साहब की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि दोहरा म्यार रखा जाए और कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जब कानून सबके लिए बराबर है तो हमें फिर यह समझ नहीं आती कि नैब को कल गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब मिले क्यों नहीं। कहा यह जाता है कि वो तो बगैर किसी प्रोटोकॉल के चलते ही नहीं है। अगर उनके साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से उनके साथ पुलिस भी दी गई है, पंजाब पुलिस भी दी गई है, तो ये क्या बात हुई कि पुलिस भी नैब के साथ हो और नैब शहबाज शरीफ साहब को कल ढूंढ ना सकें। तो अब इसमें ये सवालात पैदा होते हैं कि कहां पे कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं और अगले दिन फिर कंफर्म भी हो जाता है कि जी उनको बेल भी मिल गई। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब कल नैब के सामने पेश हो रहे हैं जाली अकाउंट्स केस और सोलर लाइट्स केस में। वो आज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कल नैब के सामने पेश होंगे। और इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब आइंदा कानूनी मामला कैसे चलेंगे, क्योंकि जो भी मामलात हैं, चाहे वो उसके टीटीज़ के हों, चाहे असासों के हों और चाहे शुगर मिल्स के हों, साफ पानी के हों, मामलात कहीं ना कहीं पर आके हमें ये नज़र आता है कि नैब की यहाँ तो प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है। और आज जिस तरह नैब ने अपने जो भी जितने भी आर्गूमेंट्स दिए उनमें वजन तो बहुत था, लेकिन इसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ के वकील बेल लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आइंदा में क्या बनेगा कि क्या केसेस तो सख्त हैं लेकिन एविडेंस नहीं है। तो ये इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको आज ज़रा के कोरोना वायरस के हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताता चलूँ। अब तक के जो कंफर्म केसेस हो गए हैं वो हो गए हैं 80,463 और जो पिछले 24 घंटों में नए केसेस आए हैं उनकी तादाद है 4,131। ये अब तक आने वाली जो भी जितना भी स्टैटिस्ट हमारे पास आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर है कि एक दिन में 24 घंटों में 4,131 और कुल नंबर 80,463 हो गया। डेथ्स की तादाद पिछले 24 घंटे में 67 है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अब तक 1,688 लोग जान बहक हो चुके हुए हैं।
17,370 ٹیسٹ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے میں، جس کے بعد مجموعی تعداد ٹیسٹ کرنے کی اب تک پورے پاکستان میں 5,95,344 ہو چکی ہوئی ہے۔ 28,923 لوگ ریکور کر چکے ہوئے ہیں۔ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے، 31,086 سندھ میں، 29,479 پنجاب میں، اسلام آباد میں 3,188، بلوچستان میں 4,740، کے پی میں 10,890 سے زیادہ، اے جے کے میں 284 اور گلگت بلتستان میں 779۔ اور یہ آج ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک اجلاس بھی چیئر کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس حوالے سے، اور اس میں اب یہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس نمبر میں جو اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے شاید سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جائیں گے اور اس میں تھوڑی سی سختی بھی کریں گے۔ اور اس حوالے سے آج پرائم منسٹر نے دوبارہ ٹاسک دے دی ہے کہ اس پر آپ دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری عوام اللہ توکل، اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہے، لیکن وہ شاید ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے نمبر میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس پر بہت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک چیز جس پر پرائم منسٹر نے آج سخت نوٹس لیا ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کہا ہے، صوبائی اداروں کو، چیف سیکرٹریز کو اور چیف منسٹرز کو اور تمام پروونسز کو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی ہے، اس کا اثر اشیاء پر نظر نہیں آ رہا اور اشیاء کی قیمتوں میں بدستور اسی طرح اضافہ ہے، جس پر انہوں نے سخت نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ اپنا اجلاس بنائے اور مانیٹر کرے اسینشل کموڈیٹیز کی پرائسز کا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر شعیب رزاق، ماہر قانون ہیں، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، لاہور سے مجھے اسکائپ پر جوائن کر رہی ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب نے کیا بات کی وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب حکومت کا ادارہ ہے یا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اگر نیب حکومت سے انسٹرکشنز لے رہا ہے، عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ لے رہا ہے، یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں، تو پھر اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جمہوریت اس ملک کے اندر۔ تو اگر نیب اسی قسم کا ٹارزن ہے جو اس نے کل کارروائی کی ہے تو پھر بڑا ہی کھوکھلا ٹارزن ہے، یہ ٹارزن چلنے والا ٹارزن نہیں ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے۔ جی بیرسٹر صاحب، پہلے تو ذرا آپ یہ بتا دینا مجھے کہ یہ ٹارزن کا لقب تو دیا تھا شیخ رشید صاحب نے، اور جو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل جو ہم نے کارروائی دیکھی تو وہ تو بڑا کھوکھلا ٹارزن ہے، یہ مطلب نیب کے اوپر پھر ڈائریکٹ کوسچنز اب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کل کی کارروائی، آج کی پروسیکیوشن ان کی بڑی مطلب باتیں کھیلی ہوئی ہیں؟ ہم یہ تو بلیو کرتے ہیں کہ جناب نیب ایک اٹونومس ادارہ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس کا کنڈکٹ دیکھنا ہے، اس کنڈکٹ کی بیسس پہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینی، اس کنڈکٹ کی بیسس پہ آپ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نیب کیا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا نہیں۔ نیب نے جب کسی کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو دے ناٹ obsessed with creating headlines، آپ نے شو آف نہیں کرنی ہوتی، آپ نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، میں ایز اے ویری ہمبل لوئر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیب کا کام ہے پروسیکیوشن کرنا۔ آپ نے اگر کسی بندے کو اریسٹ بھی کرنا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میٹر از گوئنگ ٹو گو ٹو دا نیب کورٹ۔ میں کچھ نیب ریفرنسز میں پیش ہو رہا ہوں، ایز اے لوئر پیش ہو رہا ہوں، کچھ کلائنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ نیب ریفرنس ایک تو فائل ہو گیا، اس کے بعد دے آر پلیڈنگ ود ٹیئرز بیفور دا نیب کورٹ کہ جی ہم نے ایک سپلیمنٹری ریفرنس ڈالنا ہے، آپ ہمیں اور موقع دے دیں۔ تو یہ ساری انرجی اریسٹ کرنے میں اور ہیڈ لائنز کریٹ کرنے میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ میں ایز اے نیوٹرل پرسن بات کر رہا ہوں، ایز سم ون ہو از اپیئرنگ بیفور دا نیب کورٹ آن بیہاف آف سرٹن کلائنٹس۔ یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، آپ یقین کریں نیب کورٹ کے اندر ان کی پرفارمنس، ایک تو یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے خلاف ایک نیب ریفرنس آ گیا، اب 6 مہینے کی تک میرا کورٹ بھی ویٹ کر رہی ہے،
لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ نیب بار بار پلیڈ کر رہے ہیں جی ہم نے وہ ریفرنس ڈال دیا تھا. جب وکیلوں کو پتہ چل گیا کہ کس ایویڈنس کی بیس پہ یہ ریفرنس بنا ہے تو اب وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں جناب ہمیں ایک اور موقع دیں, ہم نے ایک سپلیمنٹری ریفرنس ڈالنا ہے. اس سپلیمنٹری ریفرنس میں مہینے میں تو یہ نہیں ہوتا بیرسٹر صاحب کی چیزیں کیس کی دوران نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو سپلیمنٹری ریفرنس ڈالنے کی اجازت مانگ لیں؟ میں تو اس پہ میں تو دیکھیں نا ایڈیشنل ایویڈنس ہے نا, صحیح ہے, وہ پروسیجر کے تحت آپ الاؤڈ ہے. لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کیس عدالت میں پیش کر دیا, وہ پروسیڈ ہی نہیں آگے ہو رہا, تو آپ کے پاس ایک چیز رہ جاتی ہے کہ آپ عدالت کو استدعا کریں گے کہ ہم نے ایک سپلیمنٹری ریفرنس بھی ڈالنا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ عدالت میں ہم پیش ہوتے ہیں تو کس چیز میں نیب کس طرح ہو رہا ہے. میرے بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیب کو اپنی پروسیکیوشن پہ توجہ دینی ہے. جب وہ پروسیکیوشن پہ توجہ نہیں دے رہے, عدالتیں انٹروین کر رہی. اب شہباز شریف صاحب کے کیس میں کیا ہوا ہے, اگر آپ آلریڈی عدالت میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے. عدالت نے ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے, بالکل صحیح ہے. اب کنڈکٹ آف دا نیب, یہ آپ نے کہا کہ آرگومنٹس بڑے اچھے دیے انہوں نے, ٹھیک ہے, کنڈکٹ آف دا نیب از بیفور دا کورٹ. اب کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو تو آپ ظاہری بات ہے کوسچن نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. سائرہ افضل طارر صاحبہ, شبلی فراز صاحب نے یہ جواب دیا ہے, ذرا خان عباسی کا وہ ذرا سن لیں, اس کے بعد پھر آپ کا ٹیک چاہیے اور پھر میں اینڈ پہ یقیناً فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف جاؤں گا اس کے سم اپ کرانے کے لیے. معیشت کے ٹڈی دل ہیں وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں, وہ اور ان کے ہم نوا, اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے جبکہ باقی آ سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ایک برہمن ہیں اور باقی شودرز ہیں, پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نمودار ہوتے ہیں عدالت میں اور ان کو مل جاتا ہے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے اور وہ باہر اس سے نکلتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو. یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں. اگر یہ خیر خواہ ہوتے تو ان کی جائیدادیں اس ملک کے علاوہ اب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتی, ان کے جو بچے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے. جی سائرہ افضل طارر صاحبہ, یہ ایک تو برہمن اور شودراز کے حوالے سے کہ مطلب واقعی شہباز شریف صاحب ذرا ایلیٹ ہیں آپ لوگوں کے مقابلے میں, لیکن اگر وہ کرونا سے اتنا ڈرتے تھے تو آج عدالت تو بہت حوصلے سے پہنچے. وہ شکریہ ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ شاہد خاقان اگر ایکسیڈنٹل وزیر اعظم تھے تو عمران خان کیا ایکسیڈنٹل نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جتنے حادثاتی وزیر اعظم یہ ہے نا وہ نہیں تھے, ان کو ان کی پارٹی نے ہی نامزد کیا. دوسرا, شبلی فراز صاحب کے لیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مطلب اچھا خاصا ایک انسان, ریزنیبل انسان ہوتا ہے, اور جس وقت وہ پی ٹی آئی کا انفارمیشن منسٹر بنے اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں شہباز شریف, رحمان اور شودراز کا جو فرق آپ کہہ رہے ہیں, اگر اس طرح کا ہم دیکھے جائیں تو یہ تو پی ٹی آئی میں زیادہ ہے. پی ٹی آئی میں جتنے بھی ان کے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں ان کے لیے کیا قانون ہے, جو ان کے آئیڈیالوجیکل اور نظریاتی ورکر ہیں ان کے لیے کیا قانون ہے. آپ ٹکٹوں کے دینے سے شروع کریں اور آج تک کہ وہ لوگ جو مڈل کلاس لوگ, جو غریب طبقہ, جو ورکر طبقہ جس نے کیا, ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. دیکھیے ضمیر صاحب, نیب اٹانومس ادارہ نہیں ہے. اگر نیب مختار ادارہ ہوتا تو وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم یا وفاقی وزراء اس کی کارروائی کا کریڈٹ نہ لیتے. جو شواہد نیب کے پاس ہونے چاہیے وہ کاغذ لہرا لہرا کے ٹی وی پہ پریس کانفرنسز میں نہ دکھاتے, وہ دوہرا معیار نہ کرتے. ایک طرف اس ملک میں جو حکمران ہیں ان کے وزراء ہیں وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے, آٹا چور, چینی چور, دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے والے, اور جو کچھ ان کے لیے کیا قانون ہے کہ ایک انکوائری ہوتی ہے. مطلب اس وقت 30 کرمنل کیسز جو ہے نا میں آپ کو گنوا سکتی ہوں, جس میں میٹرو, جس میں معلم جبا, اور وہ تمام ایون بنی گالا کا ان کا اپنا گھر, زمان پاک میں جو وزیر اعظم کا گھر بنا ہے, ایسٹ بیون مینز, وہ تمام کیسز موجود ہیں, لیکن ان کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. اور ایک ایسا کیس جو کہ شہباز شریف صاحب سے آپ سب کو پتا ہے کہ جب ان کو حراست میں رکھا گیا تو اس بارے میں ان سے سوال کیے گئے, ایسٹ بیون مینز میں ان سے سوال کیے گئے. ایک شخص 3 مہینے آپ کے پاس رہا ہے اور 3 مہینے سے زیادہ, اور آپ اس وقت اس سے سوال و جواب نہیں کر سکتے تھے. پھر کرونا کا آج آپ کہہ رہی ہیں کتنے رش میں وہ گئے, یہ سارا رش کس نے کیا؟
آج نیب نے شہباز شریف کو بلایا ہے, کل مراد علی شاہ صاحب کو بلایا ہے. 4 پارلیمنٹیرین پچھلے 24 گھنٹے میں جاں بحق ہوئے ہیں پاکستان میں. اور آپ اس حکومت کی نااہلی کی اور انتقامی کارروائی کا یہ عالم دیکھیں کہ انہوں نے آج کل ان پہ چھاپا مارا, اور پھر وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ لوگ نہ جاتے؟ کیا آج بالکل لوگوں کی محبت ہے اپنے لیڈرز کے ساتھ, وہ تو اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن احتیاط تو پھر بھی ضروری ہے. لیڈرز بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم ابھی فی الحال اکیلے ہی چلے جائیں گے, اکیلے ہی نبٹ لیں گے, وقت آئے گا تو آپ کو بلا لیں گے, نکال لیں گے. لیکن آپ بھی صحیح کہتی ہیں کہ سفیر صاحب جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اکیلے, بالکل, کیا ہمیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ کیا جو لوگ نکلے ہیں مطلب ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ لگتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فردوس شمیم نقوی صاحب, ٹارزن جو ہے وہ بالکل کھوکھلا ٹارزن نکلا, شاہد خاقان عباسی صاحب بتاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح پی ایم ایل این کا بھی یہی کلیم ہے کہ جی کچھ ہے نہیں ان کے پلے, نیب کے پلے, لیکن بس تنگ کیا جا رہا ہے, اور جس میں وہ ایک دفعہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ تھوڑی سی پولیٹیکل جو ہے انجینئرنگ کی بو آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو ضمیر بھائی سنس 1998 when NAB was created, اس کے بعد 2018 تک تقریباً آپ سمجھ لیے 20 سال کا عرصہ رہا, مختلف حکومتیں رہیں. چلیے مشرف صاحب کے دور کو چھوڑ بھی دیجئے, تو اس کے بعد ایک دور پیپلز پارٹی کا آیا اور ایک دور نواز شریف صاحب کا آیا. یہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, بڑے تجربہ کار ہیں, ہر دفعہ نکالے جاتے ہیں, ہر دفعہ کورٹوں میں جاتے ہیں, اور ان کو دعوت بھی دی پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے کہ جی نیب کا قانون تبدیل کریں, انہوں نے نہیں کیا, خود پیپلز پارٹی نے نہیں تبدیل کیا, چیئرمین ان کے بنائے ہوئے, قانون ان کا بنایا ہوا ہے, اور آج شکایت یہ ہے کہ نیب اٹونومس نہیں ہے. تو یا تو یہ اپنی نااہلی مان لی کہ ہمیں ادارے بھی بنانے نہیں آتے, یا پھر مان لیں کہ یہ اٹونومس باڈی ہے. جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے, اٹس لائک the pot calling the kettle black والی بات ہے. ایک طرف وہ ہیں جو پاکستان میں اقتدار میں 1974 سے جو جب ضیاء الحق کی گود میں انہیں نے پلنا شروع ہوا, اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آتے رہے ایک کے بعد ایک دور میں, جب تک انہیں نے پوری پاکستان مسلم لیگ کو پاکستان مسلم لیگ نواز بنا دیا. اور دوسری طرف وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی, کونڈیلیسا رائس کے ساتھ ڈیل کی, اور اس کے بعد انہی نے جاتے وقت اپنے جو ہے مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا. ان جماعتوں کا ضمیر اور ان کا کردار پورے عوام کے سامنے ہے. میں تو صرف عکاسی کرنا چاہتا ہوں میرے جیسے لوگوں کی فرسٹریشن کی. ہم نے بے تحاشا جے آئی ٹیز دیکھی اس ملک میں, شہر کراچی کے اندر. یہ حقیقت ہے کہ 300 آدمی جل گئے بلدیہ کی فیکٹری کی آگ میں. یہ حقیقت ہے کہ لیاری گینگ وار میں ہزاروں لوگ مارے گئے, اور اس کے بعد عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی بنی. اس وقت سندھ کے اندر ایک آصف زرداری صاحب کے اور اومنی گروپ کے اوپر جے آئی ٹی بنی, جس میں مراد علی شاہ صاحب کا کردار واضح. اسی طرح ان کے جو ٹارزن ہیں اور جو خادم اعلیٰ ہیں, جو بڑے سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہتے تھے کہ اب میرے اوپر ایک الزام بھی آ جائے, ایک پیسے کا بھی, آج ان کے صاحبزادے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, ان کے بھائی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, ان کے بھتیجے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, ان کے بھائی کے سمدھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. اور جب ان سے کوئی بھی سوال ہوتا ہے جس میں انہیں منی ٹریل دینی ہوتی ہے, تو 3 کیسز میں انہیں نے اپنی جان چھڑائی ہے قطری خط سے. تو میں ان کی بارے میں تو کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو اگر ٹارزن نہیں ہے, ٹارزن بننا چاہیے, اس سے کہ یہ قوم 2 میں سے ایک کام ہو. یہ جتنی جے آئی ٹیز ہیں یہ مجھے منہ چڑھاتی ہیں. یا تو جے آئی ٹی لکھنے والے کوئی سیاستدان تھے, ان کے ساتھ خاص دشمنی رکھتے تھے, تو نیب کو ان جے آئی ٹیز کے اوپر جو ہے ان لوگوں کے اوپر مقدمے کرنے چاہیے, ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ آپ نے یہ غلط قسم کی جھوٹے الزامات کیوں لگا رہے. اور اگر وہ الزامات درست ہیں تو اس کے بعد نیب کا پروسیکیوشن کا, جیسے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں ثاقب صاحب, کہ اس کا ریکارڈ بہت پور ہے. صحیح. اور نیب کین اونلی بی جج ناٹ آن کہ انہوں نے کتنوں کو اریسٹ کیا, کتنوں کو اندر ڈالا, کتنے سے پلی بارگین کی. نہیں,
It has to be judged on कितने cases उन्होंने prosecute करके जीते हैं when they have got the evidence. उसके बाद फैसला जब तो वो अदालतों लोगों का को है, बिल्कुल कैद में सही। रख के इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके फौरन बाद उनको केस करना लाजिम है। सही। अगर वो नहीं करते तो मैं समझता हूं कि नैब के चेयरमैन साहब को ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं नैब का चेयरमैन होता मैं तो इस्तीफा दे देता और मैं कहता कि गवर्नमेंट दोबारा कोई तंजीम बनाए। सही। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। चलें Good night. ये तो अब मतलब अपोजिशन के रवैया है, उसी तरह हुकूमत के पीटीआई का भी है कि जी डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये शिबली फराज साहब ने आज बात की ईसीएल के हवाले से, और फिर उन्होंने ये भी बात की कि उस पर भी बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि गवाह थे इन्होंने मतलब बने हुए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब के जाने में, इन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था, गारंटर हैं, तो उस हवाले से भी इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये ज़रा सुनवाइएगा जी क्या कहा है शिबली फराज साहब ने इस हवाले से। हैं वो जो कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहाँ से चले गए और वो अभी लंदन में बैठे हुए हैं, अपनी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो तस्वीरों का वायरल करना है ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कई हिस्सों बखरों में तकसीम हो चुकी है। ये जो पैगाम था तस्वीर का ये इसलिए था कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था, जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। जहाँ तक कि शहबाज शरीफ के उसका ताल्लुक है ईसीएल का नाम, हम समझते हैं कि किसी भी वक्त जो है तो इनको पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है। जहाँ जी ईसीएल पे नाम किस बात बुनियाद पर डाला जा सकता है, और वो शिबली फराज साहब को शायद इतना आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा जी कि वो हुकूमत तो नहीं डाल सकती, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में कैबिनेट ही डिसाइड करती है। कैबिनेट डिसाइड करती है, सेक्शन ऑफ कैबिनेट की सब कमेटी है कोई, सब कमेटी जिसके decide 3 मेंबर हैं। अब फरोग नसीम तो रहे नहीं, तो मतलब जो भी हो लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट का डोमेन में है ना, बिल्कुल। तो वो मज़े की बात ये है कि ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, दे गो टू द कोर्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे दे गेट द रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। अब मैं जैसा पहले अब सेगमेंट में बात कर रहा था कि आपने कोर्ट के सामने एज एन इंस्टीट्यूशन एंड एज ए गवर्नमेंट अपने इंप्रेशन को बेहतर करना है। नो वन इज गेटिंग एनी रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट एज फार एज अपोजिशन इज कंसर्न। ये तो रिलीफ मिल रहा है कोर्ट की तरफ से। सही। तो मैं तो एज ए वेरी हम्बल लॉयर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब कोर्ट के सामने खड़े होते हैं तो कोर्ट आपको किस नज़र से देख रही है। अगर चीफ जस्टिस के कह रहे हैं कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की स्मेल आ रही है या कोई एक्सटेंट फील हो रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग अबाउट इट। तो जब आप एक मुद्दा लेके अदालत पे पास जाते हैं और आप लेके जाता है एक एक्यूज लेके जाता है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई बंदा जाता है, तो आपने ये एनालाइज करना है एज ए गवर्नमेंट कि वो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है कि अदालतें आपके कंटेंशन को फॉलो नहीं कर रही एज कंपेयर टू द अक्यूज, और वो सारे रिलीफ जो अक्यूज को क्यों दे रहे हैं। तो ये बात जिस तरह कोर्ट के अंदर बहस बहुत जबरदस्त हो रही होती है। लेकिन नैब बीइंग एन ऑटोनमस इदारा, आप उसको कुछ कह तो नहीं सकते ना। नहीं, देखिए दो बातें होती है। क्या मतलब क्या कह नहीं सकते? देखें मतलब नैब को क्या कहेंगे कि जी आपके प्रोसिक्यूटर सही परफॉर्म नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, कैसे कह सकती? मेरी बात सुने, मैं गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। देखिए ना, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन को तो पता है ना, जिस तरह शमीम साहब अभी बात कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्विक्शन रेट। मैं कन्विक्शन रेट की बात ही नहीं कर रहा, कितने सारे मैटर कंक्लूड हुए हैं। हाँ, ये नैब कंक्लूड ही नहीं जा रहा। हर तरफ तो एप्लीकेशन, हर रेफरेंस में एक एप्लीकेशन गई हुई है कि हमने एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस डालना है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। देखिए ना, मैटर आगे तो ये एक्यूज के एडवांटेज में है। नहीं, मेरे एडवांटेज में किस तरह हो सकता है कि अगर मैं ये समझता हूं कि मेरे ऊपर एक गलत केस बनाया गया है, ठीक है, और मैं उसको मंतकी अंदाज डिलेइंग टैक्टिक्स है ना, तो वो मतलब अल्टीमेटली फिर उसमें हमने तो अभी तक सारे एक्यूज को ही मतलब फायदा लेते देखा। एक बंदे के ऊपर एक रेफरेंस फाइल हो गया है, अगर वो बिलीव करता है और ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जनाब मेरे ऊपर एक गलत रेफरेंस फाइल किया गया है, और उसको मंतकी अंजाम तक कोर्ट को नहीं लेके जाने दिया जा रहा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन रोज कहता है कि मैंने एक
सप्लीमेंट्री रेफरेंस डायल करना है, या एक और काम कर लेते हैं। सही। आप एक और काम कर लेते हैं, रेफरेंस के अंदर आपने 15 एक्यूज डाल दिए, एक एक्यूज मुल्क से बाहर है, जब तक उसका प्रोसेस फॉलो नहीं होता, जब तक उसका रेफरेंस से आप उसको अलहदा नहीं करते, कोर्ट के अंदर वो रेफरेंस उसको कंक्लूड नहीं कर सकते, प्रोसीड नहीं हो सकता। साहिरा अब्दुल ताहिर साहिबा, जरा थोड़ा सा सियासी उस तरफ भी चलते हैं। लंदन की तस्वीर के हवाले से जो शिबली फराज साहब ने बात की कि इनका अपना कोई मकसद था और वो दिखाना चाहते हैं कि जी दे आर गुड और वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, अल्लाह करे वो सेहतमंद हो और जल्द वापस आएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक चीज कि जब ये तस्वीर वायरल होती है तो मरियम नवाज साहिबा काफी खामोशी के बाद सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। कल उनके चचा को नैब ढूंढती फिर रही थी और लाहौर में एक तूफान मचा हुआ था, उनका कोई ट्वीट या उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। उनके पास अभी भी PMLN का ओहदा तो है ना कोई, क्योंकि वो अपने सदर के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। तो अभी सिर्फ वो बेटी हैं या PMLN की कोई ओहदेदार भी हैं? जमीर साहब, ये जो शिबली फराज साहब ने अभी कहा है ना कि नून लीग के हिस्से बखरे हो सकते हैं, ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये हकीकत नहीं है। सही। और मुझे ये लगता है कि PTI की हुकूमत जो कि नहायत ही खतीर और बहुत ही सेंसिटिव मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में है। पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपने सुना था कि उन्होंने कहा कि अगर वो अपने मेंबरान जिनको वो लेके अलग कर दें तो हुकूमत धर्म से गिर जाए। और आज वो बिल्कुल वैसी ही गुफ्तगू कर रहे थे, ECL पे नाम डाल देंगे, ये करेंगे। देखें, मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट है और ये एक तस्वीर, मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, माफ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इंक्वायरीज आती हैं और अरबों की चोरी पकड़ी जाती है और क्या क्या कुछ वायरल नहीं होता। मतलब आपने, मैं उस तरह की बातें करती नहीं हूँ, लेकिन आपने वो देखा था ना, वो जो एक कुछ खवातीन हर मिनिस्ट्रीज में जा रही हैं और जो ड्रामे हुकूमत में हो रहे थे और कुछ नहीं होता, और वहां पे एक तस्वीर वायरल हो जाती है तो यहाँ तूफान मच जाता है। देखिए, मुस्लिम मरियम नवाज साहिबा अभी भी उहदेदार हैं और वो वक्तन फवक्तन जो है, जब भी वो जरूरत उनको महसूस होती है वो कत्ल कहती हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की कल की बात का ताल्लुक था, देखें आज कोर्ट ने उनको रिलीफ क्यों दी। अभी मैं बैरिस्टर साहब की बात सुन रही थी, मुझे भी अदालत में बारहा इत्तफाक हुआ है, मियां नवाज शरीफ की तारीखों पे जाते थे, शहबाज साहब की, हमजा साहब की। आप कभी नायब प्रोसिक्यूटर की जब डिस्कशन सुनते हैं ना तो आपको यकीन नहीं आता कि ये लोग वकील हैं। मतलब जो बेसिक सवाल है उनको वो नहीं पता होता। इन्होंने 2-2 साल लोगों को अंदर रखा और इनको एविडेंस नहीं मिलता, ये रेफरेंस तैयार नहीं करते। बिल्कुल ठीक है तो कहते हैं साहिरा अब्दुल ताहिर साहब, लेकिन मुझे जरा क्विकली बता दें, आपने अभी कंफर्म किया है कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी की, तो प्रेसिडेंट के लिए उनकी तरफ से कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट क्यों नहीं आई? मतलब मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वायरल होती है, वो उस तस्वीर को अपनी DP बना लेती हैं और उस पर ट्वीट भी करती हैं और फिर कहती हैं कि जी हुकूमत जो है वो सिर्फ फोकस्ड है मियां नवाज शरीफ पर, लेकिन सीनियर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस पर ट्वीट नहीं करती, कोई मैसेज नहीं देती। देखिए, वो अकेली वाइस प्रेसिडेंट और SVP नहीं है, उनके साथ और भी 12, 14, 15 लोग हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब शहबाज साहब पे दोबारा केस बना था तो उन्होंने किया था ट्वीट, जब दोबारा नैब ने उनको ये केस बनाया और कहा कि अदालत में पेश हूं और ये हूं, तो मुझे ये यहाँ फिर उनको यकीन होगा, यहाँ फिर उनको यकीन होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अरेस्ट नहीं होंगे और कल उनको बेल भी मिल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने समझा होगा कि ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत को भी यकीन था, इसीलिए उसने कल ये भोंडा ड्रामा किया। उनको पता था फिरदौस शमीम नकवी साहब वो अदालत में साबित कर सके। सही। फिरदौस शमीम नकवी साहब, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इनको शायद जमानत की मिठाई खाने से पहले जो है वो ये जहन में रख लेना होगा कि आखिर लूट मार का हिसाब देकर ही जो है इनकी जान छूटेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों को अभी भी नैब से मतलब उम्मीद है? देखिए, मेरी बहन ने एक शेर पढ़ा तो मुझे भी अपने एक चचा जॉन एलिया साहब हैं उनका शेर याद आ गया, बेहिसी शर्त है जीने के लिए और मुझको एहसास की बीमारी है। मैं क्या बोलूं सारा बहन के लिए कि अभी तक एक तस्वीर नहीं आई चचा भतीजी की जब से चचा वापस आए,
ना ईद के मौके पे आई, ना उसके अलावा आई, ना वो एयरपोर्ट कोरोना लेने की गई। वजह से नहीं मिल रहे होंगे। चची जी जी बिल्कुल, वो मैंने कहा ना बेहिसी शर्त है जीने के लिए। तो मैं ये सब भूल जाते हैं हम सब जो लोग इक़्तिदार में हैं, जिनके ऊपर अल्लाह मियाँ ने जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, या जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की वफा का अहद लेके अपने अपने ओहदे संभाले हैं, कि एक दिन हमें एक और अदालत में भी जाना है और उस अदालत के अंदर नैब नहीं होगी, और वहाँ एक उनकी ज़मीर की भी अदालत है और एक अदालत खुदा की अदालत है, जहाँ जो फैसला होगा वो सज़ा सबको माननी पड़ेगी। बात यह है कि मेरा मुल्क लुट गया है, मेरा मुल्क बर्बाद हुआ है, मैं अक़वाम आलम की दौड़ में बहुत पीछे रह गया हूँ, और आज इस हालत ज़ार के पीछे अगर मैं कभी कोई वजूहात तलाश करता हूँ तो मुझे हुक्मरान ही नज़र आते हैं, अवाम तो नज़र नहीं आते। अब जिसने जितने अरसे हुकूमत की, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो PML हो, चाहे वो PPP हो, चाहे वो PTI हो, उन सबको अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपने किरदार की वजाहत करनी पड़ेगी। जब तारीख़ में आज नहीं लिखी जाएगी, एक अच्छी तारीख़ 10 साल बाद लिखी जाएगी। लेकिन हम तो थे ही नहीं, हमने तो 22 साल बेअबानों में अपना कहानी सुनाई है, अपनी दास्तान सुनाई है, लोगों को जगाया है, और हम एक 22 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए और एक एंटी करप्शन एजेंडा के साथ आए। हमें लोगों की इस उम्मीद पे इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे, हम इसको परसूख करते रहेंगे। इससे कि हमें तो इसका क्लोजर चाहिए कि मेरा मुल्क गरीब क्यों हो गया। जो मुल्क 1970 तक एक मॉडल बना हुआ था दुनिया भर के लिए तरक्की के लिए, आज सन 2020 में इतना पीछे क्यों है? इसका जवाब तो PMLN क्यों नहीं देती, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म क्यों नहीं देता? वो आज तक वो हमारे से तो कहते रहे कि हम रिपोर्ट नहीं निकालेंगे, हम फॉरेंसिक रिपोर्ट के पीछे चुप रहे हैं। बिल्कुल सही है फिरदौस भाई, लेकिन हम कभी निकालेंगे बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तस्वीर देखते हैं, वही जिस तस्वीर का जिक्र हो रहा था, और उस पर फिर कमेंट करते हैं और बरहमी का इजहार करते हैं। क्या मतलब ये क्या देखें भाई, ये तो सेहतमंद बैठे हुए। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई तहकीकात होनी चाहिए उस रिपोर्ट्स के ऊपर। अब ज़मीर भाई आपकी बात, ज़मीर भाई आ गई आपकी बात। एक पार्टी थी जिसका नाम PMLN था, वो हर 2 घंटे के ऊपर प्लेटलेट काउंट्स की रिपोर्ट देती थी, और वो कह के गई थी कि इनकी हालत इतनी ख़राब है कि ये किसी वक्त भी खुदा न खास्ता गुजर ना जाए। आज वो शख्स लंदन में बैठे हुए इतना अरसा हो गया, उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई इलाज में ऐसी क्रिटिकलनेस वहाँ के डॉक्टरों ने नहीं कही, और अब वो बहाना ये कि कोविड की वजह से नहीं हो सकता। कोविड की वजह से मैं आपको बेतहाशा रिपोर्टें दिखा दूंगा कि UK में और लंदन में बिलखसूस इतने अस्पताल हैं जो इमरजेंसी केसेस को डिनाई नहीं करेंगे। They have become, they are taking patients irrespective अल्लाह का शुक्र है apparently कोई इमरजेंसी नजर नहीं आ रही। Today नवाज शरीफ is not that critical. अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो कोर्ट को ये भी कहते हैं। इस पर ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शिमी भाई, आपने यकीनन सही कहा कि जो है लंदन में सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या अपनी हुकूमत ने कोई कोशिश की है? ना कोई मेडिकल बुलेटिन अभी कोई सामने नहीं आ रहा, और दूसरा भेजा भी तो आप लोगों ने ही था। फवाद चौधरी साहब की अगर चीज आ भी जाती है, और दूसरा ये शिबली फराज साहब के रद्द अमल में वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा वो कहती हैं इमरान साहब शहबाज शरीफ को वजीर आजम समझने लग गए थे, इसलिए नैब के जरिए इनको गिरफ्तार कराने की कोशिश की गई। चीनी चोर वजीर आजम अपनी वजारत उज़्मा की फिक्र करे। जी फिरदौस भाई, देखिए अब तो बिल्कुल कोई चांस, अब तो कोई बिल्कुल चांस ही नहीं है। खुद शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं कैंसर ज़दा आदमी हूँ,
मैं कोविड से भी डरता हूँ, मेरी सेहत भी ऐसी अच्छी नहीं रही, तो बीमार आदमी को किस तरीके से आप इतनी बड़ी अदालत उज़्मा दे दें, ये दे दें वजारत उज़्मा, ये कैसे मुमकिन है? ही इज़ मेडिकली नाउ नॉट क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीव असाइड द रेस्ट ऑफ द केस। कमाल करते हैं वो, इतनी फुर्तियों में आते जाते हैं, अभी भी माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं, अल्लाह उनको सेहत सर, लेकिन उन्होंने खुद ही ये उन्हीं ने रिटर्न स्टेटमेंट दिए। वैसे पाकिस्तान की तारीख में एक और साहब भी गुजरे हैं जिनका नाम आसिफ अली जरदारी साहब है, उन्होंने वो मशहूर कोटेकना केस में जो दाखिल किया था, उन्होंने जी हैं ना, मौजूद हैं, उन्होंने एक अपना बयान दिया था कि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ कि टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और जब उनको अदालत के लिए बैठना था तो वो सारी चीज़ें फिट हो गए थे, वो अदालत में नहीं गए थे इसको जब उन्हें बुलाया गया था, उन्हें बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, मेंटली फिट नहीं हूँ, मेडिकल तो छोड़िए। सही, चलें सायरा अफजल तारड़ साहिबा, हर किस्म का मजाक खेला। और एक मिनट और दे दें ज़मीर भाई, एक चीज और है कि इन द जरदारी केस कोर्ट्स ने यह कहा कि जिन जिन केसेस में वो थे उसमें जितनी सजा होनी थी वो उनको पूरी हो चुकी है, इसलिए हम उनको अब बरी करके निकाल रहे हैं, जबकि उनकी सबसे बड़ी सजा डिस्क्वालिफिकेशन थी। इफ ही वुड हैव बीन कन्विक्टेड ऑन एनी वन ऑफ द केसेस, ऑल द केसेस हैव एंडेड इन मिस ट्रायल और नॉट कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, देखने में तो मामला जो नैब के चल रहे हैं, लेकिन दूसरा प्राइम मिनिस्टर इतने मतलब परेशान है आवाम के लिए, गवर्नेंस के मामलात में उन्होंने आज सीरियस नोटिस लिया कि पीओएल की प्राइसेस कम करने के बावजूद अशियाए ज़रूरिया में की कीमतों में कमी नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, और उन्होंने सख्त नोटिस लिया। तो ये मतलब कम से कम कुछ तो क्रेडिट तो देना आप मौजूदा हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कि वो दे आर अवेयर ऑफ द थिंग्स कि जी गवर्नेंस के मामलात भी देख रहे हैं वो। ज़मीर साहब, वज़ीर आज़म कर क्या रहे हैं पिछले 2 सालों में सवाए नोटिस लेने के? हर चीज जब होती है और फिर वही होता है जिसका डर था होता है कि जी वज़ीर आज़म साहब नोटिस ले लेते हैं। आज पता चला जी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, 3 दिन पहले उन्होंने लॉकडाउन खोल उसके हक में ये बताया। सो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है ना यहाँ यही है। अभी मेरे भाई ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब फिट नहीं है, मेरा ख्याल है मेडिकली फिट से ज्यादा मेंटली फिटनेस जो है वो मैटर करती है। इतना बड़ा पंजाब का सूबा, पोटेंशियल जिस बंदे को इन्होंने दिया हुआ है, मतलब वो क्या चला रहे हैं, वजीर आजम इस मुल्क को क्या चला रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि कोई मतलब कैंसर सर्वाइवर है या मैं बीमार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हैं कैंसर सर्वाइवर। और दूसरी चीज ये है कि जो कुछ भी वजीर आजम अपने लेवल पे कर रहे हैं ना, जब तक उनके अंदर से अपोजिशन के लिए बुग़्ज़, इंतकाम नहीं निकलेगा, नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। सही, वो पाकिस्तान की आवाम का सोच ही नहीं सकते। आप उस शख्स का जिक्र कर रही हैं जिसने 18 वजारतें अपने पास रखी हुई थी और पूरी पीएमएल ने उनको पंजाब की अनफिट डिक्लेयर कर दी। उन 18 वजारतों में परफॉर्म किया। दूसरा सबको पूरी पीएमएल को डिक्लेयर कर दिया। ये मैं एक क्विक रिस्पांस मैंने एक्चुअली अपने बैरिस्टर साहब से भी लेना है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये पीएमएल आजकल जहांगीर खान तरीन साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि जी मतलब वो देखिए उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो जो पिछले दिनों एक खबर भी आई कि राब्ता भी हुआ है ट्राइका का परवेज इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब का जाएंगे, तो आपको क्या लगता है इस वजह से ये मामला कुछ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और बजट जो है वो पता नहीं। अब उन्होंने एटीएम, अब उनको शायद आजकल हमारे दौर में उनके पैसे बनने बंद हो गए, तो शायद वो भी एटीएम्स की तलाश में हो। उन्होंने एटीएम भी चले। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक में सायरा खत्म हो गया प्रोग्राम से। शुएब रज़ाक, फरदौस शमीम नकवी साहब और सायरा अफजल तारड़ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।